Hello everyone, I welcome you all to learn the subject dam engineering. Today we are going to discuss the topic hydraulic jump and energy dissipation below the spillway. अब जब भी हम लोग वाटर को अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ रिलीज करते हैं थ्रू द स्पिलवे और ओवर द स्पिलवे, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वाटर की फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर वाटर डाउनस्ट्रीम साइड में जाके नेचुरल ग्राउंड को स्ट्राइक कर दे तो काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो सकता है, और इरोजन के कारण मे बी स्पिलवे का जो भी फाउंडेशन है वो भी डैमेज हो सकता है, और फाउंडेशन अगर डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा स्पिलवे भी मे बी फेल हो सकता है। सो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम साइड में हमेशा कुछ क्वांटिटी में वाटर को फील करके रखते हैं, जिसे कहा जाता है टेल वाटर। सो जब ये अपस्ट्रीम साइड से आने वाला बह के आने वाला पानी, स्पिलवे के ऊपर से आने वाला पानी डाउनस्ट्रीम साइड में आके टेल वाटर को स्ट्राइक करता है, उसके बाद वहाँ पे सडन राइज इन डेप्थ ऑफ वाटर देखा जाता है। सो ये जो डेप्थ ऑफ वाटर सडनली इंक्रीज हो जाती है, इसी को कहते हैं हम हाइड्रोलिक जंप। सो ये आप इस फिगर में देख सकते हो ना। बिफोर हाइड्रोलिक जंप मतलब ये जो वाटर बह के आ रहा है, जब ये टेल वाटर को स्ट्राइक होना है उससे पहले डेप्थ ऑफ वाटर कम है, लेकिन जैसे ही ये टेल वाटर को स्ट्राइक होता है उसके बाद उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। सो इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिक जंप। सो इस फिगर में आप देख सकते हैं y1 को हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर हाइड्रोलिक जंप, और y2 को हम कह सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, और इसे पोस्ट जंप भी कहा जाता है। y2 जो है उसी को हम पोस्ट जंप भी कहते हैं। कुछ जगह पे आपको y1 y2 की जगह d1 d2 भी यूज किए हुए दिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जंप हाइट कर्व एंड टेल वाटर कर्व, है ना। अब हाइड्रोलिक जंप हर जगह पे फॉर्म हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, या फिर डैम के डाउनस्ट्रीम साइड में अगर आपको हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करना है तो उसके लिए टेल वाटर अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टेल वाटर की डेप्थ भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर टेल वाटर कम हो, डेप्थ ऑफ टेल वाटर रिक्वायर्ड डेप्थ से कम हो, तो उस केस में हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होगा। और इन केस अगर डेप्थ ऑफ टेल वाटर काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में भी हाइड्रोलिक जंप में भी फॉर्म नहीं हो सकता। अब हाइड्रोलिक जंप की हाइट जो है वो डिपेंड करती है डिस्चार्ज के ऊपर, और हर बार जब हम डैम से वाटर छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उस वक्त हर बार डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब कुछ बार में भी डिस्चार्ज की जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो कम रहेगी, और कुछ समय डिस्चार्ज की जो भी क्वांटिटी है वो ज़्यादा रह सकती है। सो जैसे डिस्चार्ज चेंज होगा, सो हाइड्रोलिक जंप की हाइट भी चेंज होगी, और हाइड्रोलिक जंप की हाइट जैसे चेंज होगी, सो टेल वाटर की डेप्थ जो है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी। सो उसी के लिए हम लोग हाइड्रोलिक जंप अगर फॉर्म नहीं होती है तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स स्पिलवे के टो के पास कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, सो दैट एक तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाए, या फिर हाइड्रोलिक जंप अगर फॉर्म ना हो तो जो भी फ्लो होकर डाउनस्ट्रीम साइड में आने वाला वाटर है वो डैम फाउंडेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाए। जब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसी को हम कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी खर्च हो जाना। ओके, सो एनर्जी डिसिपेशन जो है ये हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने की वजह से ही होता है। सो कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाए या फिर एनर्जी डिसिपेट हो जाए, इसे हमें सीखना है। तो उसके लिए हमें दो टाइप के कर्व पहले स्टडी करने पड़ेंगे। पहला है जंप हाइट कर्व, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JHC, और दूसरा होता है टेल वाटर कर्व, दैट इज TWC। सो जंप हाइट कर्व गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोस्ट जंप डेप्थ, दैट इज Y2, डेप्थ आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, एंड द डिस्चार्ज, स्पिलवे के ऊपर से होने वाला डिस्चार्ज, और डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, ये दोनों के बीच में जो
रिलेशन है वो दिखाता है हमें जंप हाइट कर्व. सेकेंड वन इज टेल वाटर कर्व. टेल वाटर कर्व गिव्स द रिलेशन बिटवीन टेल वाटर डेप्थ एंड द डिस्चार्ज. टेल वाटर कर्व जो है वो हमें दो चीज़ों का रिलेशन दिखाता है. किसका किसका? डिस्चार्ज और डेप्थ ऑफ टेल वाटर स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम साइड में. अब ये टेल वाटर को कलेक्ट करके रखने के लिए हम लोग कई बार स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम साइड में एक छोटा सा आर्टिफिशियल पूल बना देते हैं. उसे ही हम कहते हैं स्टिलिंग बेसिन, कि जिसमें हमेशा पानी स्टोर हुआ रहता है. आप कभी भी डैम को विजिट कीजिए, अदर देन रेनी सीजन में भी आप जब विजिट करेंगे तो स्पिलवे के पास हमेशा डाउनस्ट्रीम साइड में कुछ वाटर आपको दिखाई देगा. वो वाटर वहाँ पे रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग कंक्रीट का एक छोटा सा टैंक बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टिलिंग बेसिन. ओके, और जिसमें वो वाटर स्टोर रहता है, वो वाटर को हम बोलते हैं टेल वाटर. सो ये जंप हाइट कर्व और टेल वाटर कर्व, इसके बीच में 5 अलग अलग टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं. सो यही रिलेशंस हम लोग स्टडी करते हैं. पहला रिलेशन या फिर पहली कंडीशन हो सकती है कि टेल वाटर कर्व कोइंसाइड विथ जंप हाइट कर्व. सेकेंड हो सकता है जंप हाइट कर्व लाइज लोअर देन द टेल वाटर कर्व एट ऑल द डिस्चार्जेस. थर्ड हो सकता है जंप हाइट कर्व लाइज अबाउ टेल वाटर कर्व एट ऑल द डिस्चार्जेस. नेक्स्ट हो सकता है जंप हाइट कर्व लाइज लोअर देन द टेल वाटर कर्व एट स्मॉल डिस्चार्जेस एंड हायर देन द टेल वाटर कर्व एट द लार्जर डिस्चार्जेस. एंड लास्ट हो सकता है जंप हाइट कर्व लाइज अबाउ टेल वाटर कर्व एट स्मॉल डिस्चार्जेस एंड लोअर एट हायर डिस्चार्जेस. सो लास्ट की जो दो कंडीशन है वो एक दूसरे को रिवर्सिबल है. सो एक एक करके हम लोग रिलेशन समझते हैं और उस रिलेशन के बेस पे हम लोग प्रोटेक्शन वर्क क्या प्रोवाइड करना चाहिए हम लोगों को वो भी समझ लेते हैं. सो पहली कंडीशन है टेल वाटर कर्व कोइंसाइड्स विथ जंप हाइट कर्व. सो इसका मतलब क्या होगा? जो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए टेल वाटर की डेप्थ होनी चाहिए, वही डेप्थ हर डिस्चार्ज के लिए आपको स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम साइड में टेल वाटर डेप्थ अवेलेबल रहेगी. ओके, सो ये एक आइडियल कंडीशन है जो जनरली बहुत ही कम डैम में आपको मिल सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर डिस्चार्ज के लिए हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए टेल वाटर की डेप्थ हर बार आपको सेम मिले. ओके, देन सेकेंड कंडीशन जंप हाइट कर्व लाइज लोअर देन द टेल वाटर कर्व एट ऑल द डिस्चार्जेस. सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जंप हाइट कर्व, जिसे हमने y2 से डिनोट किया है. ये टेल वाटर कर्व से हर डिस्चार्ज के लिए नीचे है. अब इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोलिक जंप के लिए जो फॉर्म होने के लिए जो हमें टेल वाटर डेप्थ चाहिए, वो हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन के लिए जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा ऑलरेडी डाउनस्ट्रीम साइड में अवेलेबल है. सो डेप्थ ऑफ वाटर टेल वाटर ये हर डिस्चार्ज के लिए हाइड्रोलिक जंप्स के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है. थर्ड कंडीशन जंप हाइट कर्व लाइज अबाउ द टेल वाटर कर्व. इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने के लिए जो हमें डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उससे टेल वाटर की डेप्थ हर डिस्चार्ज के लिए कम है, लोअर है. Then next, jump height curve lies lower than the tailwater curve at all the discharges, at the small discharges, and higher than the tailwater curve at large discharges. अभी हम लोग ये ग्राफ में देख सकते हैं कि डिस्चार्ज इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है. सो हमारा सेंटेंस क्या है? फोर्थ नंबर की कंडीशन जंप हाइट कर्व लाइज लोअर देन द टेल वाटर कर्व फॉर स्मॉलर डिस्चार्ज. ये जंप हाइट कर्व की डॉटेड लाइन है. ये जब डिस्चार्ज कम है उस टाइम पे क्या हो रहा है? जंप हाइट कर्व नीचे है टेल वाटर कर्व के, लेकिन जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ते जा रहा है एक पॉइंट के बाद जंप हाइट कर्व टेल वाटर कर्व से ऊपर शिफ्ट हो गई है. बराबर. इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? जब डिस्चार्ज कम है उस टाइम पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए जो भी डेप्थ ऑफ वाटर हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा टेल वाटर की डेप्थ है. और जब डिस्चार्ज बढ़ जा रहा है कुछ समय बाद, उस टाइम पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए जो भी हमें डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए
वो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर हाइड्रोलिक जंप के डेप्थ से कम है। फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन फोर्थ कंडीशन की एग्जैक्टली रिवर्सल है। जंप हाइट कर्व लाइज बिलो द टेल वाटर कर्व फॉर स्मॉल डिस्चार्जेस। जंप हाइट कर्व लाइज अबव द टेल वाटर कर्व एट स्मॉलर डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज कम है, लेकिन जब डिस्चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ रहा है, उसके बाद जंप हाइट कर्व जो है वो टेल वाटर कर्व के नीचे शिफ्ट हो गई है। ओके, सो एक एक करके हर कंडीशन के लिए हम लोगों को कौन सा प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड करना चाहिए वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन जो थी, टेल वाटर कर्व कोइंसाइड विद जंप हाइट कर्व। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हाइड्रोलिक जंप इजीली फॉर्म हो जाता है। लेकिन डैम बॉडी के स्पिलवे फाउंडेशन के पास कुछ इरोजन ना हो, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कंक्रीट हॉरिजॉन्टल कंक्रीट एप्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं, और उस कंक्रीट एप्रॉन की जो लेंथ है वो रहती है 5 टाइम्स y2 माइनस y1। y2 क्या है? y2 है डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, डेप्थ ऑफ वाटर हाइड्रोलिक आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, और y1 क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर बिफोर हाइड्रोलिक जंप। Then second condition, jump height curve lies lower than the tailwater curve at all the discharges। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए जो भी हमें डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा डेप्थ ऑफ वाटर स्टीलिंग बेसिन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अगर ये पानी डायरेक्टली जाके टेल वाटर को स्ट्राइक होता है तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होगा, और हाइड्रोलिक जंप अगर फॉर्म नहीं होगा तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, और एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी तो फाउंडेशन डैमेज हो सकता है। सो हाइड्रोलिक जंप अभी अगर हमें फॉर्म करना है तो इस केस में हम लोग स्पिलवे के टो पोर्शन में एक स्लोपिंग एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं। ये पोर्शन जो है स्लोपिंग एप्रॉन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्लोपिंग एप्रॉन है ये नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब जब डेप्थ ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये स्लोपिंग एप्रॉन प्रोवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्लोपिंग एप्रॉन के पास कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने के लिए जो डेप्थ है वो अचीव हो जाएगी, और हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाएगी, जिसके वजह से एनर्जी भी डिसिपेट हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं जिसे बोला जाता है रोलर बकेट। रोलर बकेट में क्या किया जाता है कि स्पिलवे के टो के पास एक बकेट जैसा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाला एक शार्प बकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके वजह से हाइड्रोलिक जंप तो फॉर्म नहीं होता, लेकिन जो भी वाटर स्पिलवे के ऊपर से बह के आ रहा है वो एक रोटेशनल डायरेक्शन में मूव होना शुरू करता है, और रोटेशनल डायरेक्शन में मूव होने की वजह से उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली डिसिपेट हो जाती है, और डिसिपेट होने के बाद वाटर टेल वाटर में मिक्स हो जाता है। सो हाइड्रोलिक जंप तो फॉर्म नहीं हो रही, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी डिसिपेट हो जा रही है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, जंप हाइट कर्व लाइज अबाउ द टेल वाटर कर्व एट ऑल द डिस्चार्जेस। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने के लिए जो टेल वाटर की डेप्थ होनी चाहिए उतनी टेल वाटर की डेप्थ नहीं है, वो कम है। सो इस केस में हम लोग एक टाइप का प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं स्काई जंप बकेट। तो स्काई जंप बकेट में क्या किया जाता है, स्पिलवे के टो के पास एक शार्प अपवर्ड डायरेक्शन में बकेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, जिसके वजह से जो भी वाटर फ्लो होके आ रहा है वो डैम बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके टेल वाटर में मिक्स हो जाता है। सो हाइड्रोलिक जंप तो फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन वाटर डैम बॉडी से काफ़ी दूर जा रहा है, इसके वजह से स्पिलवे के फाउंडेशन के आसपास कहीं भी इरोजन होने के चांसेस नहीं है। सेकेंड वन इज वी कैन प्रोवाइड द स्लोपिंग एप्रॉन एट द एंड ऑफ स्पिलवे एंड बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल। यहाँ पर हम एक स्लोपिंग एप्रॉन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्लोपिंग एप्रॉन कहाँ प्रोवाइड किया गया है, नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे ना। अब ऐसा करने की वजह से क्या हो जाएगा, जो डेप्थ ऑफ वाटर टेल वाटर की कम थी वो अब बढ़ जाएगी, और डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ने के कारण यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा, जिसके चलते एनर्जी भी इजीली डिसिपेट हो जाएगी। थर्ड प्रोटेक्शन वर्क हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें स्पिलवे
के थोड़ा सा दूर हम लोग एक छोटा सा स्पिलवे, जिसे सब्सिडरी डैम भी कहा जाता है, उसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसे कंस्ट्रक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, जो नेचुरल टेल वाटर डेप्थ है उससे ज़्यादा टेल वाटर की डेप्थ हमें मिल जाएगी, है ना। ऑटोमेटिकली टेल वाटर की डेप्थ बढ़ जाएगी, और टेल वाटर की डेप्थ बढ़ने के कारण हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने के लिए जो भी डेप्थ ऑफ वाटर हमें चाहिए थी वो अब मिल जाएगी, और हमारा हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। नेक्स्ट है जंप, फोर्थ कंडीशन नंबर 4, जंप हाइट कर्व लाइज लोअर देन द टेल वाटर कर्व एट स्मॉल डिस्चार्जेस एंड हाइयर देन टेल वाटर कर्व एट लार्जर डिस्चार्जेस। और कंडीशन नंबर 5 जो कंडीशन नंबर 4 को एग्जैक्टली रिवर्स है, जंप हाइट कर्व लाइज टेल वाटर कर्व एट स्मॉल डिस्चार्जेस एंड लोअर एट हाइयर डिस्चार्जेस। सो ये दोनों केस के लिए एक ही टाइप का प्रोटेक्शन वर्क हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। We provide again the sloping apron. Half portion of sloping apron is provided above the natural ground level. ये जो स्लोपिंग एप्रॉन है इसका हाफ पोर्शन कहाँ है, ग्राउंड लेवल के ऊपर, और बचा हुआ जो भी स्लोपिंग एप्रॉन है वो ग्राउंड लेवल के नीचे प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके वजह से क्या होगा, जब कभी डेप्थ ऑफ टेल वाटर कम होगी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करने के लिए, तब हाइड्रोलिक जंप जो है लोअर स्लोपिंग एप्रॉन पे फॉर्म हो जाएगा। और अगर इन केस डेप्थ ऑफ टेल वाटर ज़्यादा है हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होने के लिए लगने वाले डेप्थ से, तो उस केस में हाइड्रोलिक जंप जो है वो अपर स्लोपिंग एप्रॉन पे फॉर्म हो जाएगी। सो इस टाइप के अलग अलग प्रोटेक्शन वर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप लोगों को एक सब कंसेप्ट ध्यान में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।